एक चीज दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। सही है क्या? और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक बात क्लियर हो गया कि दो समरूप त्रिभुजों, यानी दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। और अगर बाबू त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी क्या कसौटी होती है? यस, इनके संगत कोण समान होंगे और संगत भुजा अनुपातिक हो जाएगी। अगर ऐसा होगा तो क्या देखने के लिए मिलेगा कि कोण ए किसके बराबर हो जाएगा बाबू? कोण पी के। कोण बी किसके बराबर हो जाएगा? कोण क्यू के। और कोण सी किसके बराबर हो जाएगा? कोण आर के। और साथ ही संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। संगत भुजा लेफ्ट साइड में ए बी, तो उसके लेफ्ट साइड में कौन बैठा हुआ है? पी क्यू। ये बराबर होगा किसके? आधार देख लो, इसके संगत में बी सी, तो उधर आधार में कौन है? क्यू आर। ये बिल्कुल बराबर होगा। उसके राइट साइड देखो बाबू ए सी, तो उसके राइट साइड देखो बाबू पी आर। नोटिस करो, पहले ए बी सी लिखे थे इसलिए ऊपर में सब ए बी सी वाला भुजा है। उसके बाद पी क्यू आर लिखे थे इसलिए बाद में पी क्यू आर को शामिल करना है। ये भी जरूरी है बाबू, ये भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी समरूपता को पहचानने वाली बात होगी। अगर हम पहले त्रिभुज एबीसी लिखे हैं तो हर बार चाहे कोण हो चाहे भुजा हो, सब त्रिभुज एबीसी का पहले लिखाएगा, ठीक। और बाद में अगर हम पी क्यू आर का नाम दिए तो बाद में पी क्यू आर का नाम लिखाएगा। सब चीज पी क्यू आर का भुजा, पी क्यू आर का कोण, सब बाद में होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दिया हुआ है एबीसी पी क्यू आर समरूप है, और जब दो त्रिभुज समरूप होंगी तो उनके संगत कोण समान होंगे और संगत भुजा अनुपातिक होंगी। क्लियर हो गया? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हम लोगों को? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी पहला वाला त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अनुपात ना, बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर, है ना। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है किसके? संगत भुजाओं के वर्ग। यही है ना संगत भुजा? संगत भुजाओं के वर्ग, यानी कि ए बी अपॉन संगत भुजाओं के, ऐसे लिखो, या ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। या फिर ये भी तो ये इसके बराबर है ना बाबू, तो या तो ए बी बटा पी क्यू लिखाएगा या बी सी बटा क्यू आर लिखा सकता है, तो बी सी अपॉन क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। उसके बराबर नहीं हुआ तो तीसरा वाला पी आर इसके वर्ग के बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना है। इस पर हम लोग बात भी किए थे कि अगर अगर मान लो, क्या बात किए थे, अगर मान लीजिए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? भुजाओं का अनुपात बताओ। तो क्या बोला बताया था इसका बाबू कि इसका 12 हो जाना है और इसका 13 हो जाएगा। भुजा ये होगा 12:13 का अनुपात। हुई थी बात ऐसी, हम लोग लेक्चर में बात कर रहे थे। क्षेत्रफल से भुजा के पास जाएंगे, वर्गमूल निकाल देना है। अब भुजा से क्षेत्रफल के पास जाएंगे, दो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:13 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? है ना, बहुत क्वेश्चन डील कराएगा बाबू। हो गया यहां तक? और इसमें एक रचना भी चलेगा बाबू, देख लो भाई रचना क्या है। ए से परपेंडिकुलर डालना होगा, नाम रख देंगे इसका ए डी, और उसी तरीके से पी से ये परपेंडिकुलर है बाबू। रचना में क्या लिखेंगे बाबू? ए से ए डी परपेंडिकुलर बी सी, तथा पी से पीई परपेंडिकुलर क्यू आर खींचा। क्योंकि हमको क्षेत्रफल निकालना था, तो क्षेत्रफल क्या होता? आधार गुणे शुष्लम होता है ना, 1/2 गुणे आधार गुणे शुष्लम।
तो आधार तो मालूम था हमको, यहाँ BC है, यहाँ आधार QR है, बट शीर्षलम नहीं था ना। तो अपने क्षेत्रफल को सहूलियत बनाने के लिए क्षेत्रफल के रूप में हम क्या मान लिए, माने ऊंचाई के रूप में एक AD मान लिया और एक PE मान लिए। 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलम, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलम करके बना लेंगे। दिया है वाला बात समझ में आ गया। दिया है सिर्फ इतना है बाबू, इससे ये निष्कर्ष निकला है, ये दोनों बात, ये निष्कर्ष है, यानी इसलिए करके हम इसको लिख सकते हैं, ये निष्कर्ष में है। सिद्ध क्या करना है, दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो तो उनका क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजा का जो अनुपात है उसके वर्ग के बराबर होता है। सही है क्या। और फिर लास्ट है, रचना करते हैं। A से AD परपेंडिकुलर BC और P से PE परपेंडिकुलर QR खींचा। नोट करेंगे बाबू यहां तक। दिया है, रचना, सिद्ध करना है, ये सब बात नोट करो। चलिए तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। LHS देख रहे हैं ना, चलो LHS का काम करेंगे। क्या करना है LHS में, इसका एरिया निकालना है बाबू, है ना, और फिर ये निकालना है, दोनों कैलकुलेट करते हैं। तो आ जाइए प्रमाण में, आ जाइए, इसको निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल 1/2 गुने आधार क्या है बाबू, ऊंचाई क्या है बाबू, हो गया इक्वेशन 1। अभी तो कुछ नाम नहीं दिए इक्वेशन का। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल 1/2 गुने आधार ऊंचाई E। देखो बाबू, यही मेरा टीचर, मेरा क्या, किसी भी टीचर का मेन मोटिव यही रहता है, ऐसे समझ में आना चाहिए। कैसे अप्रोच करेंगे भाई, जो बनाना है LHS में चलना शुरू कर दिया, ठीक। अब दोनों का रेशियो निकालो, समीकरण 1 समीकरण 2 से, यानी हम ये काम करेंगे, 1/2 करना है। 1/2, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल, देखो अच्छा लिख ही देते हैं हम पहले, 1/2 इंटू BC इंटू AD अपॉन 1/2 QR और PE। देखो आ गया ना। अब दो वैल्यू एलिमिनेट करेगा, 1 2 1 2 कट गया, और हमको रिजल्ट मिलेगा इसका, देखो यहाँ BC अपॉन QR इंटू AD है ना, AD अपॉन PE, बाकी तो कट ही गया वैल्यू, सही। अब देखो रिजल्ट में और क्या है, यहाँ हम इसको ऐसा लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल, जो BC है बाबू, क्या हम उसको AB अपॉन PQ इंटू AD अपॉन PE लिख सकते हैं। BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन P, तो AD अपॉन P तो लिखा रह गया। अब BC बटा QR जो था उसको हम AB बटा PQ लिख दिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, काहे करेंगे शाहजेब, तुम बड़ा तेजी गर्दन हिलाए हो। किस में लिखा हुआ है, प्रमाण में या दिया है में, दिया है में, है ना, कि सर पीछे मुड़ के देखिए ना, दिया है में आप लिख दिए हैं कि BC बटा QR AB बटा PQ के बराबर है, और यही BC बटा QR AC अपॉन PR के बराबर है ना। बट सवाल ये है कि सर आप ऐसा क्यों किए, ये कर सकते हैं, ये कहां से हुआ है, तो यहां से रेफरेंस ले लेंगे। ऐसे लिख देना इसलिए जरूरी होता है कि मान लो कॉपी चेक करने वाले को लगा ये क्या कर दिया, तो उसको रेफरेंस लेना पड़ेगा कि आखिर BC बटा QR के जगह पे ये बंदा ऐसा क्यों किया, तो जवाब है दिया है। अच्छा यहां से किया है ऐसा काम, रेफरेंस दे दिए उसको, क्यों आप ऐसा किए हैं। जब हम लोग पहुंचेंगे ना अपने फाइनल पोजीशन में तो आपको समझ में आ जाएगा कैसा क्यों किया गया है, ठीक। इतना सा काम खत्म हो गया। अभी हम क्या किए, दिया है, सिद्ध करना है, रचना और प्रमाण के बाद जो चीज हमको सिद्ध करना है उसके LHS वैल्यू को कैलकुलेट करना शुरू किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और निकालने के बाद दोनों का
रेशियो लगा दिया, अनुपात लगा दिया, रिजल्ट मेरे पास है फिलहाल, है ना। चलो बाबू इस स्टेप को खत्म करो, इस स्टेप को खत्म करो यहां तक। देख बाबू, जो चीज हमको सिद्ध करना है उसमें हमको एरिया ऑफ सिद्ध करने वाला सेक्शन में देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल एबी अपॉन पीक्यू का होल स्क्वायर, चेक करो, है ना। और फिर समरूपता वाला बात था तो बीसी अपॉन क्यूआर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एसी अपॉन पीआर का होल स्क्वायर, सही था ना। तो यानी हमको ये वाला जो वैल्यू है ना एडी अपॉन पीई, इसको हटाना है। देख लो बाबू, एडी अपॉन पीई जो यहाँ पर आया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, हटाना है। और इसके जगह पर क्या लाना होगा एगो, ठीक, ए बी अपॉन पी क्यू अगर आ गया तो दोनों का स्क्वायर में ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। अब उसको कैसे लाना है, देख लो ध्यान से, हर चीज का अपना एक प्रक्रिया है बाबू। पहले वाला प्रक्रिया समझ में आ गया ना। अब दूसरा वाला प्रक्रिया क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज में चलना है, दिख गया त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू ई। अब इन दोनों त्रिभुज में हम समरूपता पहले साबित कर देते हैं, क्योंकि हमको इसके जगह पर इसको इस्तेमाल करना है ना, तो इसको इसके बराबर साबित कर देते हैं। इस भाई साहब को हटाना है, ए बी अपॉन पी क्यू लाना है, तो इसको साबित कर देंगे इसके बराबर है तो काम बन जाएगा ना। तो बस बराबर वाला साबित करना है। अब कैसे साबित होगा वही देखना है आपको। इन दोनों त्रिभुजों में एंगल देखो भाई कौन कौन सा बराबर है, कोण बी और कोण क्यू बराबर है। क्यों, यकीन ना हो तो देख लो, सही है क्या। और एक एंगल और बराबर है बाबू, एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल पी ई क्यू, ये दोनों बराबर है कितना डिग्री के वजह से, भाई परपेंडिकुलर गिरा है, इधर 90 गिरा है तो इधर कितना 45 गिर गया। रैखिक युग्म पे तो 180 बनाता है रेखा पर, तो एक तरफ 90 गिरेगा तो दूसरी तरफ 100 सिर्फ 90, हाँ 90 गिरेगा, ठीक है ना। नहीं वो 90 ही बोला, हम जानबूझ कैसे कर रहे थे। आया बात समझ में। अब दो एंगल बराबर हो गए। अब दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाए आपस में, तो क्या तीसरा आपस में बराबर होगा, मेरे कहने पर, या सच में तुमको लगता है अलग हो गया? तो अगर अलग साबित कर दिए तो जवाब दो कि हो ही नहीं सकता, कैसे साबित कर दीजिएगा। अब दो वो त्रिभुज ले लीजिए, जबरदस्ती साबित होगा, होगा ही नहीं। ये 80, ये 70, ये भी 80, ये 70 हो गए ना, दो त्रिभुज में दो कोण बराबर। तो ये वाला एंगल कितना होगा 30, तो ये वाला एंगल कितना होगा 35। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, फिक्स हो गई ना बात, मामला खत्म हो गया। आता है तो अब यहां पर ये क्या हुआ, अच्छा अब यहां पर देखो दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया बाबू, और ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप, क्योंकि त्रिभुज तब समरूप होते हैं जब कोण बराबर हो जाए। सही कह रहे हैं क्या। तो अब हम देखेंगे यहां पे क्या लिखेंगे, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। इसलिए त्रिभुज कौन सा था बाबू, ए बी डी तथा, यह लिखना क्यों है भाई, सिंबल दे दें, समरूप त्रिभुज पी क्यू ई। सर इसको आप सर्वांगसम क्यों नहीं बोले, समरूप क्यों बोले, तो मेरा जवाब क्या होगा, सर्वांगसम होने के लिए कोण भी बराबर होना चाहिए और भुजा भी बराबर होना चाहिए, सही है ना। और भुजा के बराबर होने का कहीं पर भी कोई प्रमाण है नहीं है, लेकिन कोण के बराबर होने का प्रमाणिकता है मेरे पास, और वो है नियम, कौन से समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता। एंगल एंगल का मतलब दो कोण आपस में क्या आ गए, बराबर। अब मूर्खों की तरह 3 बार एंगल 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 करने की आपको आवश्यकता नहीं है, दो कोण साबित करने दिए बाबू, तो कि तीसरा होगा ही होगा। ठीक, फिर से बताया जाए बाबू, ये वाला बात क्लियर है यहां पर। अब जब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो भुजा अनुपातिक हो जाएगी। तो चलो पहले वाले त्रिभुज की भुजा उठाओ, पहले एबीडी का नाम है ना, इसकी भुजा कौन सी हो गई, ए बी, इसकी भुजा कौन सी हो गई, पी क्यू, बिल्कुल बराबर होगा किसके, इसका भुजा उठाओ ए डी,
तो इसका भुजा कौन हो जाएगा? पीई। अगला वाला भुजा उठाओ, बीडी, इसका कौन सा हो जाएगा? क्यूई। हम जानते हैं समरूप त्रिभुज में, खास के जो एंगल एंगल पे हो गया ना, समरूप त्रिभुज में भुजाएं क्या होती हैं? अनुपातिक होती। हो गई अनुपातिक। अब इसका एक नाम दे दो, क्वेश्चन नंबर 4। देख बाबू, अब हमको रिप्लेसमेंट चाहिए था। एडी अपॉन पीई के जगह पर हम ए बी बटा पी क्यू लिख सकते हैं, तो इसलिए देखो यहां समीकरण 3 में, कहां से? समीकरण 4 से क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इन टू, यहां देखो एडी अपॉन पीई, एडी अपॉन पीई के जगह पे हम फिर से ए बी अपॉन पी क्यू रख सकते हैं, जो बनाएगा क्या बाबू? ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। और ये ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो किसके बराबर है? दिया है मैं, देख लो, बी सी अपॉन क्यू आर के, ए सी अपॉन पी आर के बराबर है ना। इसी को हम या करके लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, और इसी को हम लोग या करके ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए साबित हो गया ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। अलग अलग लिख सकते हैं, या फिर वो नहीं साबित करना है तो बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर साबित करो, वो नहीं करने का मन है ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर साबित करो। तो साबित करने का जो प्रक्रिया वो चलता कैसे है? सबसे पहले हमको एलएचएस में देख लेना है कि जो एरिया निकालना है ट्रायंगल का, पहला वाला ट्रायंगल एबीसी का 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, ऊंचाई नहीं बोले ना, शीर्ष लंब, शीर्ष से लंब डाला गया है, शीर्ष लंब। दूसरे वाले का लिए वही है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। बनाने के बाद एक खास कंक्लूजन निकालना है, वहां जाकर रुक जाना है। उसके बाद दो त्रिभुज में चलेंगे अलग से सेपरेटली, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। यहाँ पे दोनों त्रिभुज में समरूप साबित करेंगे। कैसे साबित करेंगे? सर ये वाला एंगल बराबर हुआ कहां से? सर दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज जो समरूप था उस समय, पूरा लिखना नहीं है, बस दिया है लिख देना है। और ये वाला 90 डिग्री हुआ कहां से? रचना से। ये वाला जो केस है ये कहां से आया है? रचना से। अब दो त्रिभुजों में अगर दो कोण को हम साबित करते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। किस समरूपता की कसौटी से? एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से। शर्त, कसौटी माने शर्त। उसके बाद अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो भुजाएं अनुपातिक, तो एडी अपॉन पीई के बिहाफ में हम अपने काम का जो चीज है ए बी अपॉन पी क्यू रख लेंगे और सेवा समाप्त, साबित हो गया। नोट करो इसे। अच्छा ये वाला तुम लोग याद किए हुए हो, ये चीज तुमको मालूम है? किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कौन बताए? आप नहीं, पाइथागोरस बताए। हम बस उनका लफ्ज को रिपीट करते हैं हम लोग और कुछ नहीं करते। कौन बताए थे? पाइथागोरस बताए। किसी समकोण त्रिभुज में, यानी कंडीशन पहले यह है कि त्रिभुज को समकोण होना चाहिए। समकोण कब होगा? जब उसका एक कोण, और अगर 2 को 90 हो गया तब नहीं, अगर 2 को हो गया तब क्या होगा अनुराग? ये बताओ कौन सा त्रिभुज बनेगा? पूरक कोण हो जाएगा। अब है अगर 2 को 90 डिग्री हो गया तब कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? नीतीश, अगर 2 को 90 डिग्री बन गया तो कौन सा त्रिभुज होगा? एक ही को 90 बनता है सर, 2 को नहीं हो सकते 90, है ना? ये देखो पूरक बना रहा है। 2 को अगर 90 हो गया तो 2 ही कोण का योग 180 हो जाएगा। तो तीसरा वाला क्या कर रहा होगा वहां पे? है ना? तो तीसरा वाला फॉर्म नहीं करेगा। इसलिए किसी भी त्रिभुज में एक और केवल एक 90 डिग्री का हो सकता है, 2 को नहीं हो सकता। ठीक, देखो सब चीज तुम लोग को मालूम है। आइए सबसे पहले क्या लिखना होता है? दिया है, क्या दिया हुआ है भाई? क्या दिया है? एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ओके, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कौन सा कोण समकोण है बाबू? जिसका कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। हो गया? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई?
बड़ी भुजा, और हमेशा बड़ी भुजा कौन होती है? 90 के सामने। तो बड़ी भुजा का वर्ग यानी AC का स्क्वायर, अन्य दो कौन बचा? ये और ये। अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग नहीं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। हो गया। किसी एक को लंब मान लो, किसी एक को आधार मान लो। कर्ण बाबू चेंज नहीं होते, ये हमेशा 90 डिग्री के सामने होते हैं। तो 90 डिग्री वाला एंगल जो भी शीर्ष होगा उसके सामने जो भुजा होगी वो कर्ण होती है। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही हमको साबित करना है, सिद्ध करना है। और उसके बाद फिर से वही एक रचना, रचना में परपेंडिकुलर डाल दो। अरे कितना खुशी लगा, देखा। इसका नाम D। तो एक परपेंडिकुलर हम डाल दिया है, B से BD को परपेंडिकुलर डाल दिया है, किस पर? AC पर। हो गया। चलो यहां तक काम कंप्लीट करो। मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे? दो त्रिभुज में चलना है। त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में। दिखा त्रिभुज? पहले कौन सा त्रिभुज बोला गया यहां पर? ADB। चलो उसको फॉर्म करते हैं हम लोग। कहाँ गया यार जो इधर। और दूसरा त्रिभुज तो ABC है ही है हम लोग के पास, है ना। ADB, ADB, एक है ABC। इन दोनों त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज दिख रहा है ना, ये कहां से बना है? इन दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप पहले साबित करेंगे। कैसे होगा? एक कोण तो उभयनिष्ठ है बाबू, इसमें भी कोण A है, इसमें भी कोण A है, ये उभयनिष्ठ हो गया। D वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री है, और B वाला जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है। हो गया एंगल एंगल से दोनों त्रिभुज समरूप। करेंगे ना ये काम? अब जब त्रिभुज समरूप तो भुजा अनुपात में। एक काम ये खत्म होगा। फिर दूसरा काम क्या करेंगे? इधर वाला त्रिभुज निकालेंगे और फिर बड़ा वाला त्रिभुज, जैसे इसमें है ना, बड़ा वाला त्रिभुज कौन है? ABC। छोटा वाला त्रिभुज कौन है? ADB। तो ये छोटा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज जो एक्चुअल त्रिभुज अपना है, दोनों को समरूप किए। फिर ये छोटे वाला, ये वाला त्रिभुज और फिर बड़े वाला त्रिभुज, उसको दूसरा काम करेंगे, दोनों इक्वेशन को निकालेंगे। सबसे पहले यहां लिखेंगे कि कोण A बराबर कोण A, ये क्या कहला गया बाबू? कॉमन, यानी उभयनिष्ठ कोण। ये वाला कोण D बराबर कोण B, ये क्या है भाई? 90 डिग्री। कहां से बता पाए थे ये चीज? रचना से हो पाया। और इसलिए अब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो भुजा को तो अनुपात में हम लोग लगा सकते हैं। इसका ये वाला भुजा उठाओ AD, इसका ये वाला भुजा उठा लो AB। AB ना बाबू, संगत ना। इसका आधार उठाओ AB, और इसका आधार कौन हो गया? AC। AC ना बाबू, हाँ। या देखो क्या बन गया ये, AB का स्क्वायर, दिखा बाबू, इज इक्वल टू AD इंटू AC। इक्वेशन 1। सिद्ध जो करना है उसमें AB स्क्वायर चाहिए था ना, निकल गया। अगला वाला क्या है? BC स्क्वायर। उसके लिए हमको कहां जाना पड़ेगा? इन दोनों त्रिभुज में। कौन सा वाला? अभी हम इसमें किए, पहला त्रिभुज ये। इसीलिए इसको सिद्ध करने के लिए आपको जरूरी है क्या? इसका फोटो को पहचानना। अभी हम किताब में वही देख रहे थे कि इसके फोटो को कैसे स्प्लिट कर दे, दो भाग में तोड़ दे। नहीं, किताब में तोड़ा हुआ नहीं है, वो समझने के लिए, समझाने के लिए तोड़ करके बनाइएगा तो बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। कितना इत्मीनान से हम इस वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज से साबित कर दिए ना समरूप। समरूपता साबित करने से अनुपात लगा दिए, किसका? इस वाले साइड का और आधार का। अगला वाला हम क्या होगा जब साबित करेंगे? इस वाले साइड का और आधार का अनुपात निकालेंगे। चलिए यहां तक नोट कीजिए पहले। ट्राइंगल हो जाएगा BDC तथा ट्राइंगल जो मूल है अपना ABC। अब इन दोनों में चलना है तो बना लेते हैं इसके लिए भी तस्वीर।
पहले बी डी सी ना, तो बी डी और साथ में सी, और दूसरा वाला क्या है, ए बी सी। तो ये हो गया ए बी सी। इसको भी समरूप साबित करना है, तो हम लिख दें यहाँ पर कोई कॉमन एंगल बन रहा है क्या? ये देखो यहाँ बी, नहीं बी तो नहीं बन रहा, सी कॉमन है, सॉरी सी वाला कॉमन है ना। कोण सी इज इक्वल कोण सी, ये हो गया क्या, उभयनिष्ठ। देखो बाबू, इसको हम बी को कॉमन नहीं बोले, काहे? ये वाला एंगल देखो, इस बी को पढ़ो, ये है सी बी डी या डी बी सी, सी बी डी या फिर डी बी सी, यानी सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा है, जबकि ए बी सी इसके बारे में बात कर रहा है पूरा, एक 90 डिग्री के बारे में बात कर रहा है, दूसरा 90 से छोटे वाले कोण के बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहां पर बी कोण उभयनिष्ठ नहीं बन रहा है। आ रही है बात समझ में? इसलिए हम यहाँ पे बी को उभयनिष्ठ ना दे करके सी को उभयनिष्ठ बोल दिया, क्योंकि दोनों में ही सी कैलकुलेट हो रहा है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। और एक कोण वही 90 डिग्री वाला को ढूंढ लो, तो वो हो जाएगा कोण डी, और यहां से कौन हो जाएगा, कोण बी। इसका कोण डी जो है वो 90 डिग्री है बाबू, और इसका कोण बी जो है वो 90 डिग्री है ना। ये हो गया कितना डिग्री पर, 90 डिग्री। कहां से हो पाया ये चीज, रचना से ये चीज पॉसिबल हो पा रहा है। क्लियर हो गया? और इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। इसलिए ट्रायंगल हो गया कौन सा, बीडीसी समरूप हो जाएगा ट्रायंगल एबीसी। और अगर दोनों ट्रायंगल समरूप हैं तो भुजा अनुपात में। अब देखो, इस वाले ट्रायंगल को जब हम समरूप साबित किए तो भुजा कौन सा अनुपात में लाया, लेफ्ट वाला, और आधार इधर आएगा राइट वाला और आधार, तो राइट वाला इसका है डीबी अपॉन इसका हो जाएगा बीसी इज इक्वल टू, अब इसका आधार देख लो ए बी, इसका क्या आ गया, बी सी ए सी है, बी डी और ए बी इसका है ना, वहां से देख रहे हैं। अब मेरे साथ साथ चल रहे हो सब, कमाल है। हाँ बढ़ते रहिए, सी डी, सी डी और इसका बी सी, इसका हो जाएगा बी सी और ये हो जाएगा ए सी। अब जो बोलते हैं उसमें चल लेते हो, अब अपने से भी आदमी देखता है ना यार। BC को BC से मल्टीपल लगाओ तो ये हो गया बाबू BC का स्क्वायर, और यहाँ क्या मिला, AC इंटू सी डी, इक्वेशन 2। देखो बाबू, BC का स्क्वायर भी मिल गया, AB स्क्वायर भी मिल गया, और AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर दोनों एक तरफ चाहिए, ऐड हुआ है ना, देख रहे हो ना। और हमको अभी मिल चुका है, BC का स्क्वायर मिल चुका है और AB का स्क्वायर मिल चुका है, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, क्या कर दो, क्या कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या बाबू, जोड़ देंगे। यस, जोड़ देंगे। वाह 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 वाह, जोड़ देंगे, क्योंकि यहां पर आप देखो, चला गया ऊपर, हाँ, क्योंकि यहां पर आप देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर मिल चुका है ना, बी सी स्क्वायर मिल चुका है, तो दोनों को जोड़ देंगे तभी ना ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बनेगा। हाँ हाँ, समीकरण 1 प्लस, हाँ तो वही तो बातें है तुम लोग, हाँ यस सर, नहीं जोड़ेंगे, यस सर, दोनों में तो वही बात है। तो बताओ कि जो चीज तुमको सिद्ध करना है तुमको सामने में रखा हुआ, तब भी तुमको नहीं दिखा कि दोनों समीकरण को क्या करना है, बोल रहे थे। हाँ 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 हाँ। एलएचएस में देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो गया। इधर देखो क्या है, ए डी इंटू ए सी प्लस, यहां देख लो ए सी इंटू सी डी। अब दोनों के पास ए सी है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी, कॉमन ले लो, ए डी प्लस सी डी। चेक करो तस्वीर में, ए डी प्लस सी डी क्या है, ए डी यानी यहां से यहां तक की दूरी, सी से डी, यहां से यहां तक की दूरी, दोनों को जोड़ देंगे, पूरा दूरी मिल जाएगा ए से सी। तो इसको हम बोले कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए सी, डबल ए सी, बिल ज्यादा उठेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर इज इक्वल AC का स्क्वायर खतरनाक तौर पर हम लोग साबित कर दिया। बाप रे बाप, बहुत भारी था ना बाबू। देखे ये आसान बस एक वजह से हो पाया, हम है ना इसीलिए। चलो नोट करो इसको भी।